हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेगा इतिहास में मौर्यकालीन कला। इसमें देखेंगे कि मौर्यकालीन दो भागों में डिवाइड करा जाता है, राजकीय कला और लोक कला में। राजकीय कला में देखेंगे महल, स्तूप, स्तंभ और गुफा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये वीडियो इम्पोर्टेंट्स है। सारा सार यानी कि जितने भी एग्जाम में आता है इतिहास से रिलेटेड इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। मौर्यकालीन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं महल या भवन। तो मौर्यकालीन कला में जो महल हुआ करते थे, उसके ये बुलंदी बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो महल बनते थे वो बुलंदी बाग से लकड़ियां निकाली जाती थी। कुंभहार से राजप्रसाद के साक्ष्य भी मिले हैं। मैगस्थनीज एवं स्ट्रेम्बी पाटलिपुत्र के महलों व नगर नियोजन की प्रशंसा करता है। कौन कौन करते हैं? तो मैगस्थनीज और स्ट्रेम्बेली। एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सूसा एवं एक बेतना के महल से अधिक सुंदर क्या बताता है? अधिक बताता है कि ज्यादा सुंदर थे ये। फाइयान जो चीनी यात्री है, इसके अनुसार ये बताते हैं कि ऐसे महल का निर्माण केवल देवता या दानव करते थे, जो मौर्यकालीन में महलों का निर्माण होता था। दूसरे नंबर पर स्तूप। देखो, बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करा था? निर्माण कराया है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे पीपर हवा स्तूप, ये यूपी में है और सबसे प्राचीन स्तूप है ये। सारनाथ में है स्तूप। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। सांची स्तूप में, ये मध्य प्रदेश में है। इसे तोरण सुंदर है। क्या है? इसके जो तोरण है वो सुंदर है। जो अगला वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है तोरण। चौथे नंबर पर धर्मराजी का स्तूप। धर्मराजी का स्तूप में जैसे तक्षशिला, सारनाथ ये आते हैं। ये चारों मौर्यकालीन स्तूप हैं। अब स्तूप और इसके परिचय के बारे में बात करें तो देखो, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ढेर। स्तूप का जो पहला उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप चार प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर शारीरिक स्तूप। यह होता था कि इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष को रखा जाता था, जैसे हड्डी और दांत। इनकी संख्या 8+1 होती थी। दूसरे नंबर पर पारिभौगिक स्तूप। यह होता था कि भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं, जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र, जूते आदि रखे जाते थे इस स्तूप में। उद्देशिका स्तूप। भगवान से संबंधित स्थान व प्रतीक थे इसके अंदर। पूजार्थ स्तूप। यह आस्था के केंद्र के रूप में था। अमरावती स्तूप। तो यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसका निर्माण व्यापार संघ श्रेणियों के प्रमुखों ने कराया था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। धेमेग स्तूप। यह गुप्तकालीन है, स्थित सारनाथ यूपी में स्थित है। यह साधारण व ईंटों से निर्मित है। भारहूत स्तूप, ये यू मध्य प्रदेश में है, सॉरी, मध्य प्रदेश में स्थित है भारहूत स्तूप। अब तीसरे नंबर पर है स्तंभ। तो स्तंभ, सारनाथ जो स्तंभ है ये 4 सिरों से मिलकर बना है।
इसको भारत सरकार ने 15 अगस्त 1947 को अपनाया था। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। इसमें 4 प्रकार के, जैसे हाथी, सांड, घोड़ा और शेर जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। इस पर 32 तीलियों वाला अशोक चक्र मिलता है और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अशोक स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो अशोक का जो स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में स्थित है। सांची स्तूप, सांची स्तूप में भी 4 शेर हुआ करते थे। रुजुमदेई, घोड़ा, रामपुरा, बैल या शेर, वैशाली एक शेर और संकीसा तो हाथी। अब देखो चर्चा कर लेते हैं गुफाएं की, कि गुप्त कालीन में गुफाएं कैसी हुआ करती थी। तो अशोक अशोक ने कर्ण चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया है। दशरथ ने गोपिका गुफा का निर्माण कराया है। जबकि कुछ इतिहासकार अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल बताते हैं। अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल नहीं है, क्योंकि अशोक और डेरियस, देखो अशोक का मत यह है एकात्मक पत्थर का यूज हुआ है। इसमें डेरियस बताते हैं कि अलग अलग पत्थरों को जोड़ा गया, ये स्वतंत्र रूप से था, ये महल के हिस्से थे। डेरियस बताते हैं पशु आकृति थी तो यहाँ मानव आकृति थी। ऐसे ही अवनमुखी कमल था या सीधा कमल था। स्तंभ सपाट थे तो यहाँ स्तंभ नालीदार थे। लेखा युक्त थे और लेखा विहीन थे, डेरियस बताते हैं। लोक कला में, लोक कला की बातें करें तो देखो मौर्यकालीन समय में यक्ष एवं यक्षिणियों की मूर्तियां बनाना आरंभ हुई। मथुरा के पास परखम से एक यक्ष की मूर्ति मिलती है, जिसे मणिभद्र कहा गया। पटना के पास दीदारगंज से एक यक्षिणी की भी मूर्ति मिली है, जिसे चावार गृहिणी कहा गया है। धूली से पत्थर को काटकर बनाकर बनाया हुआ हाथी मिला है। बुलंदीबाग से एक पहिया मिला है, जो मौर्यकालीन का है। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो देखो सम्राट जो होता था वो राजवंशात्मक वंशानुसार होता था। चाणक्य का सप्तांक सिद्धांत प्रसिद्ध है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसमें कितने हैं? 15 अध्याय हैं। राजनीतिक विज्ञान की प्राचीनतम पुस्तक है ये। राजा की सहायता हेतु 18 मंत्री होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा गया। 3 से 4 प्रमुख मंत्रियों को मंत्रीगण कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल में पुरोहित, युवराज, सेनानी। अन्य प्रसिद्ध तीर्थ हैं जैसे समाहर्ता, ये राजस्व अधिकारी हुआ करता था। सन्निधाता, ये कोषाध्यक्ष होता था। कर्मानियंत्रक, तो ये होता था काल कारखानों का प्रमुख। अनर्व सिख, ये अंगरक्षक सेना का प्रमुख था। आडविक, ये वन विभाग का प्रमुख था। दोबारिका, ये राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला था। ये विभाग थे। प्रस्ता, ये पत्राचार विभाग का प्रमुख था। और एक अंत में आता है प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। इन तीर्थकों के नियंत्रण में 26 विभाग होते थे, जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता था। जैसे मुद्राक्ष, तो पासपोर्ट विभाग का प्रमुख था। लक्षणात्मक, मुद्रा विभाग का। सुराक्षमक, तो आबकारी का। सुनाक्षक, बूचड़खाने का। लवणाक्षक, तो ये था नमक का। और सीता अध्यक्ष, ये बहुत आता है एग्जाम में। सीता अध्यक्ष, तो ये राजकीय भूमि हुआ करती थी। गणी का अध्यक्ष, तो ये वेश्यावृत्ति विभाग का प्रमुख।
आखाराध्यक्ष तो ये खनिज का, पाण्याध्यक्ष तो ये था व्यापार वाणिज्य का, होताध्यक्ष नापतोल का, और कुपायाध्यक्ष तो वन निरीक्षकों का, और रज्जुक ये था आधुनिक जिलाधिकारी राजस्व व न्याय का। अब प्रांतीय शासन, मौर्य जो साम्राज्य है वो 5 प्रांतों में विभाजित किया गया है। इस प्रांत को क्या कहा गया है, तो चक्र कहा गया है। देखो, उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में सुवर्णगिरी, अवंतीपत उज्जैन, और एक कलिंगपत तोसली, और 5वां है प्रत्यय पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांतों में था। सैन्य प्रशासन में तो मौर्य सेना को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नियंत्रण हेतु 6 समितियां बनाई थी। प्रत्येक समिति में कितने होते थे, 5 सदस्य होते थे। ये समिति जल की अलग थी, घुड़सवारी की अलग थी, पैदल की अलग थी, रथ की अलग थी, हाथी की अलग थी, और रसद आपूर्ति अलग हुआ करती थी। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, तो गुप्तचर व्यवस्था विभाग का जो प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता है। ये 2 प्रकार के हुआ करते थे, एक संस्था, एक संचार। संस्था जो हुआ करती थी वो एक ही जगह रहकर गुप्तचारी करने वाले को कहा जाता था, और संचार में घूम घूम कर जासूसी करने वाले को कहा जाता था। न्यायिक प्रशासन में देखें तो न्यायालय भी 2 प्रकार के थे, एक दीवानी थी, एक फौजदारी थी। दीवानी जो थी वो धर्म स्थायी न्यायालय, न्यायाधीश जो व्यापारिक पर आधारित था। वो फौजदारी जो हुआ करती थी वो कंटक शोधन न्यायालय था, जिसको कहा गया प्रदेष्टा। रज्जुक क्षेत्रीय न्यायाधीश था ये। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में तो ये मौर्यकालीन जो हुआ करता था पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था ये। समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते थे वो उच्च कुल के सदस्य हुआ करते थे, और शूद्र जो होते थे वो निम्न वर्ग के सदस्य हुआ करते थे। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। वर्ण संचार जातियां नगरों से बाहर रहती थीं, जिसको निषाद, स्वयंपाक, उग्र और अवष्ट ईटीसी कहा जाता था इनको। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को अनिष्कासनी कहा गया। विधवा विवाह का प्रचलन कम था मौर्यकालीन में। वह विधवा महिलाएं जो पुनः विवाह नहीं करती थीं उन्हें क्या कहा गया, छंदवासिनी कहा गया। वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी। वेश्याओं को गंडिका कहा गया, और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया। वहीं आगे देख लेते हैं और इसके विशेषता के बारे में। तो देखो, पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा गया जाता है, एवं महिला को कलाकारों को रंगोजीवनी कहा गया। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का, तो 9 प्रकार के। अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन कार्यों में लगाया था। मैगस्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। कौन बताते हैं, तो ये मैगस्थनीज बताते हैं। सोहगोरा जो यूपी गोरखपुर में है, महास्थान नामक अभिलेख से अकाल राहत कार्यों की जानकारी देता है। मैगस्थनीज ने शिव को डायनोसिस तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया। इसके अनुसार भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाते थे ये। इनके अनुसार भारतीयों को लिखना भी नहीं आता था। तलाक को क्या कहते थे, तो मोक्ष कहते थे। लास्ट में पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति। इनकी आर्थिक स्थिति मौर्यकालीन की कैसी थी, तो ये आर्थिक स्थिति में कृषि पर आधारित थे। उद्भय मात्रक एक शब्द है। ये हुआ करता था कि बिना सिंचाई के साधनों के अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को कहा गया उदय मात्रक। सीता, तो ये सीता जो हुआ करती थी राजकीय भूमि हुआ करती थी। इस भूमि से 1/2 कर वसूला जाता था। भाग भू राजस्व का जो 1/6 था, यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ये कितना था, 1/4। सेतु बंध,
यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई कर जो 1/5 से 1/3 था। बैगार प्रथा को क्या कहा गया? बिस्ट या बिस्टी। उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे एवं राज्य के नियंत्रण में थे। सूती वस्त्र का भी उद्योग था यहाँ। अर्थशास्त्र में कुम्हार का उल्लेख नहीं मिलता है। मिट्टी बनाने वाले जो आदमी होते हैं उनको कहा जाता है कुम्हार। मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था यहाँ पर। तो सोने का अगर सिक्का है तो उसको कहा गया सुवर्ण। चांदी के सिक्के को करसापण या धरण या पण कहा गया। वो तांबे का जो सिक्का हुआ करता था वो भासक या काकनी कहा गया उसको। यह सिक्के आहत या पंचमार्ग सिक्के थे। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। तो मौर्यकालीन ये समाप्त हो गया है। इससे अगला टॉपिक मौर्योत्तर काल जो 185 BC से लेकर 319 AD के तहत बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।